चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। औरैया से खबर है, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस वहां पर सख्त है। बिना मास्क घूमने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया है। पुलिस ने शर्ट उतरवा कर मुंह पर बंधवाई है। लॉकडाउन 3 में भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। औरैया से खबर है, जब बगैर मास्क के लोग दिखे पुलिस को तो शर्ट उतरवाई इन लोगों की और मुंह पर बंधवा दी। ये देखिए कैसे। औरैया की तस्वीरें देख रहे हैं आप। मजबूरन पुलिस को यह करना पड़ा क्योंकि लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। ये यहाँ मिल जाता है। इस तरीके से देखिए कैसे पुलिस ने रोका लोगों को। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उनको मास्क बांधने के लिए कहा फौरन। लोगों को जो गाड़ी पर जा रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उनको मास्क पहनवाया गया और कई लोगों को उनकी शर्ट उतरवाकर मुंह पर लगाने के लिए कहा गया। इधर लखनऊ में प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर परिवहन निगम की बसों के सैनिटाइजेशन के दौरान नगर निगम कर्मचारियों ने बस अड्डे पर मौजूद मजदूरों के ऊपर केमिकल का छिड़काव कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे निगम कर्मचारी जमीन पर बैठे बसों का इंतजार कर रहे लोगों के ऊपर केमिकल की बौछार कर रहे हैं। इस दौरान खतरनाक केमिकल मजदूरों और बच्चों के मुंह पर और आंखों में भी जाने लगा। लेकिन यह खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। एबीपी गंगा पर जब सैनिटरी कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई दी तो इस पर एक्शन लिया गया। सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजेशन को लेकर नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, नगर आयुक्त से जानते हैं। लखनऊ में एक भयावह तस्वीर सामने आई है। सैनिटाइजेशन के दौरान जो कर्मचारी है उसने एक बच्चे के ऊपर छिड़काव करने वाली दवा छिड़क दी है। हालांकि कार्रवाई हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रमणि जी हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सर, क्या हुआ, ये मामला क्या है? बेसिकली सैनिटाइजेशन के लिए 1 महीने से प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्रवाई चल रही। 22 मशीनों से हमारी रेगुलर मॉपिंग की और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। इसका रिटर्न प्रोटोकॉल भी जारी किया गया था। किसी व्यक्ति और किसी पशु या ऐसे जगह पे सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया जाएगा। चारबाग रेलवे स्टेशन पे प्रवासी मजदूर चूँकि आ रहे हैं, 3 दिन से नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई थी और चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो बसें लगी यूपीएसआरटीसी की और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा था। जो इंस्टेंस वहाँ हुआ वो नीचे सड़क को मॉपिंग करते समय वहाँ कुछ जो अगल बगल के घुमंतु परिवार थे वहाँ बैठे हुए थे, उनका सामान भी था और मॉपिंग में उन सामान के ऊपर कुछ जो वीडियो में देखा गया, जांच कराई गई, उसमें छींटे गई हैं और उसमें जो 1-2 लोग बैठे थे उनके ऊपर छींटे गई। यद्यपि नगर निगम का कोई इंटेंशन नहीं रहा और नहीं इंटेंशन है और नहीं कोई निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में संबंधित ऑपरेटर को और सुपरवाइजर को तत्काल हटा दिया गया है और कड़ी कार्रवाई की गई है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में भी इस तरह से किसी भी व्यक्ति या पशु या ऐसी जगहों पे मॉपिंग या सैनिटाइजेशन की बौछार या छींटे नहीं जाने चाहिए। बहुत सतर्कता के साथ ये किया जाना चाहिए। सर, ये थे हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रमणि जी, जिन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिसके चलते किसी भी जो सरकार का कामकाज है, जो बेहतर काम हो रहा है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, उसके ऊपर सवालिया निशान लगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और कोरोना काल में यूपी के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले पर उसने अपना फैसला सुनाया है। इसका इंतजार करीब 4,10,000 अभ्यर्थियों को था।
आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू करने के बाद अब प्रदेश में शराब के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैबिनेट की आज हुई बैठक में शराब के दामों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत अब शराब की कीमतों पर कोरोना टैक्स भी लगेगा। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद आज जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से शराब की बिक्री शुरू करने के बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने दलील दी कि शराब न मिलने से सैनिटाइजर पीने और नकली शराब पीने से हुई मौतों को देखते हुए प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू करने का फैसला लिया गया है। और हद तो तब हो गई कि जब 3 लोगों ने आपस में दोस्त लोग थे, जब उन्हें शराब नहीं मिली तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया और सैनिटाइजर पीने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कि एक तरफ तो अवैध शराब का चलन बढ़ गया, उससे हमेशा ये खतरा बना रहता था कि पता नहीं अवैध शराब पी के लोग फिर से उनका देहावसान न हो जाए, उनकी अकाल मृत्यु न हो जाए, एक बराबर खतरा बना रहता था। और साथ ही साथ जब आपके सामने उदाहरण है कि मोदी नगर गाजियाबाद में शराब न मिलने से, चूंकि ये सैनिटाइजर जो है इसमें बड़े पैमाने पर अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उन्होंने जब शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया और सैनिटाइजर पीने का परिणाम हमारे सामने है। कानपुर में भी 3 अवैध शराब पीने से मौत हुई कानपुर में। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस हमारा जो वर्तमान में जो आबकारी नीति है उस पर भी कुछ अतिरिक्त वृद्धि की जाए। अतिरिक्त वृद्धि। अगली बड़ी खबर आगरा से है। फर्नीचर के गोदाम में वहां पर भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अछनेरा थाना इलाके के किरावली का यह मामला है। आगरा से खबर, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना अछनेरा इलाके के किरावली का यह मामला है। गोदाम में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। थाना अछनेरा इलाके के किरावली का मामला। आगरा से खबर। और उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्रीन जोन घोषित किए गए जिलों में फिर से रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई। उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है जहां से एक भी कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं मिले। फतेहपुर भी ऐसे ही जिलों में शामिल है। यहां पर आज से बस सेवा की शुरुआत कर दी गई। यात्रियों को बस में बैठते ही पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। हालांकि पहले दिन बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या ना के बराबर रही और इसके चलते रोडवेज को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बसें चलाने का जो हमारा प्लान था, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तथा हमारे मुख्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार संपूर्ण फ्लीट यानी जो डिपो में पूरी बसें उसके 50% बसों के संचालन का प्लान था। लेकिन चूंकि बहुत दिनों से बंदी थी इसलिए यात्री कम निकले। हमने 24 बसें कल निकाली थी 5 तारीख को
लेकिन इसमें 16 बसें संचालित हुई, यात्रियों का अभाव था, शेष 8 बसें नहीं जा सकी। और आज 6 मई को 2 बसें हमने और निकाला, 18 बसें हमारी मार्ग पे। इधर कन्नौज में 31 मार्च को मस्जिद से गिरफ्तार किए गए 11 जमातियों को आज महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। इन सभी जमातियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी नमाजी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर कन्नौज लौटे थे और प्रशासन ने जमातियों को खुद सामने आकर जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया। लेकिन जब जमातियों ने सहयोग नहीं किया तो पुलिस को सभी जमातियों को गिरफ्तार करके उन्हें 34 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया और अब सभी को स्थायी जेल में भेज दिया गया। और कोरोना के बढ़ते मामलों के मुरादाबाद में सड़क पर पड़े नोट मिलने से दहशत फैल गई। हालांकि कोरोना के खौफ के चलते किसी ने भी नोटों को उठाया नहीं और इस बात की खबर पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दस्ताने पहनकर नोटों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। दरअसल इसके पहले भी सड़क पर नोट गिरे मिलने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इसकी वजह से अब कहीं भी नोट पड़े मिलने से दहशत फैल जा रही है। कहीं नोटों का इस्तेमाल कोरोना फैलाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, लोगों के मन में ये सवाल है। सूचना ये मिली थी कि घर के बाहर किसी ने 500 के नोट फेंक दिए हैं। अभी यहाँ पे आके देखा तो ये पता नहीं चला कि इसमें कुछ लगा हुआ नहीं लगा, क्योंकि नाली में पड़े हुए थे, नोट गीले हैं। कितने नोट हैं लगभग? 3 नोट मिले हैं। ये कौन सी जगह है? ये कोठीवाल है। तो शराब की बिक्री के बाद प्रदेश के कई जिलों से शराबियों के बवाल की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। ऐसा ही एक मामला बस्ती से सामने आया है, जहां पर दबंगों ने एक घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी की और जब पीड़ित परिवार ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो आरोपियों ने पीड़ित के घर को आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि दबंगों ने पीड़िता के भाई से शराब लाने को कहा था, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो दबंगों ने बवाल कर दिया। ये मामला बस्ती के दुबौलिया थाना इलाके के जोगवापुर गांव का। अब एसपी के आदेश पर पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भरा भैया भरा इधर अलीगढ़ में एक युवक शराब पीने के बाद शोले फिल्म का वीरू बन गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफी दिनों से शराब नहीं मिली थी। फिर जब उसने शराब का सेवन किया तो पत्नी से घर में विवाद हो गया। इसके बाद युवक घर से निकलकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और बहुत देर तक वहां पर ड्रामा होता रहा। बाद में सूचना पर पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद और पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुंच गए। युवक को समझाया गया, पत्नी और बच्चों को मौके पर बुलाया गया और तब जाकर युवक नीचे उतरा। आजा नीचे आजा। अरे पैर छू के चल पीछे। देख न्यों कह रही है तेरी बहू कि अगर तू ना उतरो तो साले मैं मर जाऊंगी, तो इसलिए नीचे आजा साले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंदवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक जिले गाजीपुर के चकदाऊद बभनौली गांव लाया गया। इस दौरान शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव शहीद के घर पर उमड़ पड़ा। पूरे गांव ने इस मौके पर अश्विनी यादव की शहादत को सलामी देते हुए नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरी सरकार से यही मांग है कि मुझे कोई जीवन यापन का आधार दे दे मेरे बच्चों को देखने के लिए। और इसके पापा इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे मेरी बच्ची को। जिस तरह मेरे पति को संभाले हैं उसको भी संभाले। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों पूरे प्रदेश के तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं और इसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों को स्कूलों की फीस देनी पड़ रही है।
और ऐसे में कई अभिभावक लॉकडाउन अवधि की फीस माफ किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही अभिभावकों और छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए गोंडा में बाल संरक्षण आयोग ने सभी निजी स्कूलों को फीस माफी के लिए एडवाइजरी जारी की। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई इस एडवाइजरी के बाद गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों से लॉकडाउन की अवधि की फीस और परिवहन शुल्क माफ करने के लिए कहा है। जैसा आप जान रहे हैं, कोविड-19 की महामारी में बहुत सारे उद्योग धंधे बंद से हो गए। हमारे अभिभावकों की इनकम जो है लगभग बंद सी हो गई। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की फीस जमा करने में परेशानी हो रही है। उनके द्वारा तमाम बार अवगत कराया गया है इस संबंध में कि सर कुछ हम लोगों के लिए किया जाए। तो ऐसे में देखते हुए करीब हमारे जनपद में करीब 36 स्कूल पूर्व में ही फीस को 3 महीने की फीस को माफ़ कर दिया है। इसके साथ ही एक एडवाइजरी जारी हुई बाल संरक्षण आयोग से, तो उसी एडवाइजरी के तहत हमने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से अपेक्षा की जो अन्य विद्यालय हमारे प्राइवेट हैं, मान्यता प्राप्त हैं, विभिन्न बोर्डों के हैं, उनसे भी अपेक्षा की गई कि आप लोग 3-4 महीने की फीस को माफ़ कर दें और जो परिवहन भत्ता है या परिवहन शुल्क लेते हैं उसको भी माफ़ कर दें। इस तरह से मेरे द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छी पहल गोंडा में। आगे बढ़ते हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन दिनों देश भर में शादी विवाह और मांगलिक कार्य भी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब रियायत के साथ शादी विवाह समारोहों को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद मथुरा में महावन तहसील के नगला गांव में एक जोड़े का शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी समारोह का निरीक्षण करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया और एसडीएम महावन ने इस मौके पर वर वधू को आशीर्वाद दिया और शादी की शुभकामनाएं दी। नए विवाहित जोड़े को उपहार में सैनिटाइजर और मास्क भी भेंट किया गया। ये तुम्हारा ठीक है। आगे कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, कोरोना के प्रबंधन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसमें एक दिशा निर्देश ये भी है कि शादी और इसके समारोह के लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी और शादी के समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी पैरामीटर है उन सभी का पालन करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल दूरी बनाए रखना और 20 से अधिक लोग इकट्ठा न हो। तो आज जैसे कि रामनिवास एक हमारे सज्जन हैं जिनकी बेटी की आज शादी थी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। आज मैं वहाँ पर तो मैंने विधिवत उनको परमिशन जारी की और उसके बाद मैं आज औचक तरीके से रामनिवास जी की बेटी के समारोह में निरीक्षण के लिए गया। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से। नर्स से बदसलूकी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 5 जमातियों को गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल को नर्सों से बदसलूकी की थी। पुलिस ने 5 जमातियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, पूरी बात बताएं। जी देखिए, 2 अप्रैल की ये घटना है। जिला सरकारी अस्पताल में जहां क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया था, वहां इन 5 लोगों को लाया गया था। इस दौरान नर्सों ने आरोप लगाया था कि अर्धनग्न होकर घूम रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, सिगरेट माचिस मांग रहे हैं और अश्लील गाने सुन रहे हैं। पूरे देश में इस घटना की निंदा हुई थी। उसके बाद लगातार ये क्वारंटाइन में थे। पुलिस ने पूरा वक्त डॉक्टरों को दिया था कि इनकी पूरी तरीके से जांच कर ले। अब जब पूरी जांच हो चुकी है, डॉक्टरों ने इनको डिस्चार्ज के लिए कह दिया, तो पुलिस ने आज इनको विधिवत रूप से गिरफ्तार करके जो अस्थायी जेल बनाई गई है वहां इनको भेज दिया है। शुक्रिया आपका विपिन। तो गिरफ्तार करके इन लोगों को अस्थायी जेल में भेज दिया है। 5 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है नर्स अभद्रता के मामले में। गाजियाबाद से खबर। अगली खबर अल्मोड़ा से है। वहां पर रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के मौके पर पहुंचकर इसको रेस्क्यू किया है। बहुत मशक्कत करनी पड़ी, कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका। अल्मोड़ा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो हमें मिली हैं। इस तेंदुए को बहुत मशक्कत के बाद पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ा बहुत मशक्कत करने के बाद। दवा है। अब खबर पिथौरागढ़ से है। वहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से आपदा जैसे हालात हो गए हैं।
करनाली छीना विकासखंड के मुगरौली गांव के 6 परिवार आपदा की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से बहकर आया मलबा लोगों के घरों में इस कदर भर गया कि उनका सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के घरों के पास गहरे गड्ढे बन गए। लोगों ने किसी तरह मकान से निकलकर अपनी जान बचाई। आपदा की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई। पिथौरागढ़ की आप तस्वीरें देखिए, भीषण बारिश, और आप देखिए कैसा सैलाब उमड़ा पड़ा है। कई परिवार बारिश की वजह से बेघर हो गए। और लॉकडाउन के कारण भारतीय शूटर आयुषी गुप्ता अपने पति सक्षम के साथ लुसाका जाम्बिया में फंसी हुई हैं। आयुषी राष्ट्रीय शूटिंग में यूपी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने एबीपी गंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से घर वापसी की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो कई बार यूपी सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल काशीपुर के रहने वाले संदीप गुप्ता के बेटे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार सक्षम गुप्ता की शादी आगरा की रहने वाली नेशनल शूटर आयुषी गुप्ता के साथ इसी साल 19 जनवरी 2020 को हुई। 28 फरवरी को दोनों जाम्बिया घूमने गए। 25 मार्च को उनको वापस आना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। मैं आयुषी गुप्ता हूँ और मैं आगरा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटर भी हूँ। मैंने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी खेले हैं और यूपी के लिए कई राष्ट्रीय मैचेस भी खेले, जिनमें मैंने कई पदक भी जीते। पिछले ही साल जुलाई में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इटली में मैंने एक कांस्य पदक भी जीता, जिसके चलते मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य भी मिला। इस समय मैं लुसाका जाम्बिया में हूँ, जहाँ मैं अपने पति के साथ हूँ और हम एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और हमारी शादी अभी रिसेंटली 19 जनवरी 2020 को इंडिया में हुई थी और मैं अपने बिजनेस पर्पसेस से और हम दोनों अपने बिजनेस पर्पसेस से लुसाका जाम्बिया आए थे, जिसमें हमारी रिटर्न फ्लाइट 25 मार्च की स्केड्यूल्ड थी और लॉकडाउन क्योंकि 22 मार्च से लागू हुआ और 19 मार्च को अनाउंस हुआ, उसके चलते हमारी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम एबीपी के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, दोनों को अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह का रेस्क्यू प्लान या कोई भी हेल्प जो हम तक आ सके, जो हमें घर ले जा सके। वी वांट टू कम बैक टू इंडिया, हमें अपने घर आना। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।